वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें 10% के आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। और बहुत सारे हमारे विपक्ष के साथियों ने ये कहकर शासन की मंशा पर सवाल खड़े किए कि हमारे इस सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक को क्यों लाया गया है। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आरक्षण का एक लंबा इतिहास है और हमारे देश के नीति निर्माताओं ने समाज की परिस्थितियों का आकलन करते हुए जो शोषित और वंचित तबका है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियां, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की। संविधान लागू होने के साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में 22.5% की आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित हुई। और 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तब देश की पिछड़ी जातियों को 27% के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हुई, हालांकि ये उनकी आबादी के अनुपात में नहीं थी। कुल मिलाकर 49.5% के आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के लिए सुनिश्चित की गई। यह एक घोषित आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन मेरा यह मानना है कि 50.5% का एक अघोषित आरक्षण इस देश में हमेशा रहा है, जिसका फायदा, जिसका लाभ हमेशा से सामान्य वर्ग ने उठाया है और सामान्य वर्ग के संपन्न तबके ने 50.5% के अघोषित आरक्षण का लाभ उठाया है। और आज हमारी सरकार जो ये विधेयक लेकर आई है उसके माध्यम से उन्होंने सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, जिनकी आवाज इतने दिनों तक नहीं सुनी गई है, उन्हें संरक्षण देने के लिए ये 10% के आरक्षण की व्यवस्था उस 50.5% में से सुनिश्चित की है, जो स्वागत योग्य है। मेरी चिंता अध्यक्ष महोदया गरीबों के साथ साथ पिछड़ी जातियों के लिए भी है। हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य यहाँ बैठे हुए थे, पिछड़ों को लेकर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आती हूँ और उनकी ही पार्टी की, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2012 में थी और उस समय त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन इनकी सरकार जो पिछड़ों की यहाँ खड़े होकर वकालत कर रहे हैं, इनकी अपनी सरकार ने त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया था। अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पिछड़ों की आबादी 27% है, दलितों की आबादी, अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 22.5% है और उन्हें आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था मिलती है। लेकिन पिछड़ों की आबादी 55 से 60% है, लेकिन उन्हें आरक्षण केवल 27% ही दिया गया है। और चूंकि हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि 2021 में पिछड़ों की जनगणना कराई जाएगी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना जरूर चाहूंगी कि 2021 की जनगणना के बाद जब पिछड़ों के आंकड़े आ जाएंगे तो क्या हमारी सरकार पिछड़ों को आबादी के अनुपात में, उनकी आबादी 55 से 60% है, उसके अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बारे में विचार करेगी या नहीं करेगी। हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जहां 69% की आरक्षण व्यवस्था पिछड़ों के लिए है, तमिलनाडु उसका एक उदाहरण है। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश को मैं कोट करना चाहूंगी, जहां 27% आरक्षण भी लागू नहीं हुआ है, मात्र 14% आरक्षण लागू है। तो पहले तो आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला है और दूसरा जो 27% मिला है वो भी पूरी तरीके से देश के तमाम राज्यों में लागू नहीं हो पाया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगी कि आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज बी क्वाइट एंड लेट मी स्पीक, आई एम नॉट यील्डिंग। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या आबादी के आंकड़े आने के बाद पिछड़ों के आबादी के अनुपात में उनको आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मैं साथ ही माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूँ कि आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन समय के साथ आता रहता है, तो जिन लोगों को आर्थिक आरक्षण का लाभ मिलेगा, जब उनकी आर्थिक परिस्थितियों में कोई बदलाव आएगा तो क्या उस पर, इस बात पर नियंत्रण रखने के कोई प्रावधान किए गए हैं कि वो इस आरक्षण का लाभ न उठा सके। अध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण के साथ ही, इस आरक्षण की घोषणा के साथ ही जो हमारे गरीब लोग हैं उनके अंदर नौकरी पाने की उम्मीद बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि नौकरियां हैं कहां? आज सरकारी नौकरियां पूरी तरीके से घट रही हैं और एक उदाहरण है संविदा की और आउटसोर्सिंग का, जिसमें आज आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल भी लागू नहीं की जा रही है और भर्तियां की जा रही हैं। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सरकार जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारा निजी क्षेत्र है, उसमें भी आरक्षण के प्रावधान करने के बारे में विचार करेगी।